Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd September 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Tibetan Democracy Day. And this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. So कल का दिन यानी कि 2 सितंबर तिब्बतन डेमोक्रेसी डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है बाय तिब्बत रेफ्यूजीज़. तो क्या है इस डे की सिग्निफिकेंस और वो भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव से क्या कैसे इम्पॉर्टेंट है उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं. तो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं. ये जो आप रीजन देख रहे हैं तिब्बत का, जो मेनलैंड चाइना और इंडिया के बीच में एक बफर रीजन की तरह है, जो 1950 तक एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह फंक्शन कर रहा था. इट वाज नॉट अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ चाइना. और यहाँ के जो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर थे उनको दलाई लामा कहा जाता है. तो दलाई लामा इज़ एक्चुअली नॉट अ नेम, इट इज़ एक्चुअली द नेम ऑफ द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लीडर ऑफ द तिब्बतन पीपल. जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है चाइना की, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ जेदांग, इट केम इन टू पावर इन चाइना इन 1949. और उसके बाद से ही उन्होंने अपनी एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच को अपनाया. द वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ जेदांग डिड वाज टू कैप्चर तिब्बत. तो ऐसा उनका मानना है कि 12वीं सेंचुरी में जब मिंग डायनेस्टी चाइना में रूल करती थी तब तिब्बत भी उसका हिस्सा हुआ करता था. तो उस हिसाब से तिब्बत हमेशा से ही चाइना का हिस्सा था. बीच में तिब्बत ने अपने आप को ऑटोनोमस डिक्लेयर कर दिया था विच वॉज नॉट जस्टिफाइड, और इस कारण से चाइना ने वापस से उसको रिक्लेम कर दिया. दैट इज़ देयर बिलीफ. लेकिन चाहे जो भी हो, तिब्बत के लोग जो हैं और इंक्लूडिंग देयर रिलीजियस लीडर दलाई लामा, दे डोंट कंसिडर देमसेल्फ टू द पार्ट ऑफ चाइना एंड दैट इज़ वाई दे रिफ्यूज टू बी इंक्लूडेड अंडर चाइना. लेकिन अब चाइना ने तो फोर्सफुली इस एरिया को अक्वायर कर लिया. एंड चाइना और चाइनीज़ जो आर्मी है, जो उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी कही जाती है, it engaged into many kind of exploitation and harassments of the local Tibetans in the form of forced abortion, sterilization of Tibetan women. उनका मेन गोल ये था कि धीरे धीरे जो तिब्बत के जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उसकी यहाँ पे पॉपुलेशन को कम किया जाए और जो बाकी चाइना के जो हैन एथनिक कम्युनिटी के लोग हैं उनको इस एरिया में सेटल कराया जाए, ताकि ये एरिया जो है वो तिब्बत कभी क्लेम कर ही ना पाए यहाँ के लोकल एथनिक कम्युनिटी की वो इनका रीजन है, स्पेसिफिकली फॉर देम फॉर देयर इंडिजिनस टेरिटरी. ऐसा वो क्लेम ही ना कर पाए, ये मेन गोल था. तो इस कारण से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की. और इन एट्रोसिटीज़ से बचने के लिए फिर तिब्बत के जो रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर थे दलाई लामा, वो अपने कई सारे हज़ारों रिफ्यूजीज़ जो उनके सपोर्टर्स थे या फॉलोअर्स थे उनके साथ तिब्बत को छोड़ करके इंडिया चले आए. और इंडिया ने उनको शरण दी. वी गेव him refuge, but not as a political leader, but as a religious leader. We respected Dalai Lama as a guest, a revered guest. क्योंकि इंडिया दलाई लामा को अपने देश में पॉलिटिकल लीडर की तरह रेफ्यूज दे करके चाइना के साथ अपने पंचशील अग्रीमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहता था. येट द मैसेज वॉज नॉट वेरी क्लियर टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट कि हमने दलाई लामा को किस ग्राउंड पे अपने देश में रेफ्यूज दिया है. चाइना और भारत के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई. चाइना ने, जो भारत ने दलाई लामा को रेफ्यूज दिया, अपने देश में शरण दी, उसको भारत और चाइना के बीच में जो पंचशील अग्रीमेंट हुआ था 1954 में, उसके वायलेशन की तरह देखा. चाइना को ऐसा लगा कि इंडिया दलाई लामा को रेफ्यूज दे करके तिब्बत की ऑटोनोमी को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है और चाइना की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है. और इन सब कारणों से कई सारे डिस्ट्रस्ट क्रिएट हुए इंडिया और चाइना के बीच में. दैट अल्टीमेटली कल्मिनेटेड इनटू दिस 1962 साइनो इंडिया वॉर. तो जरा देखते हैं कि ये दलाई लामा को रिफ्यूज देना हमारे देश में या शरण देना, हाउ इट बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. तो चाइना बिलीव्ड कि दिस refused to Dalai Lama and his supporters in India in Dharamsala region of Himachal Pradesh. That was direct violation of Panchasheel agreement that was signed between India and China. तो क्या था पंचशील agreement?
वो ज़रा देखते हैं। 1954 में दोनों ही देशों ने, इंडिया और चाइना ने मिल करके आपस में ये पंचशील अग्रीमेंट साइन किया था, विच इज़ सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स which includes peaceful coexistence, mutual respect for each other's territorial integrity and sovereignty। तो दलाई लामा को शरण दे करके हमने एक इस तरीके का इनडायरेक्ट मैसेज दे दिया, दो इट वाज नॉट आवर इंटेंशन, बट चाइना फेल्ट लाइक कि इंडिया इज़ चैलेंजिंग चाइनाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी। उसके अलावा बाकी के जो 3 प्रिंसिपल्स थे पंचशील के, देवर म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। तो ये पंचशील अग्रीमेंट थे जो इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में साइन हुए। बाद में 1955 में इंडिया ने पंचशील अग्रीमेंट को एक जनरल प्रिंसिपल या अपनी फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट पिलर की तरह एक्सेप्ट कर लिया फॉर द पर्पस ऑफ मैनेजिंग इट्स रिलेशंस विद एनी नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। लेकिन पंचशील फॉर द फर्स्ट टाइम came or got developed in context of India-China relations only 1954 में। और दलाई लामा को शरण देना 1959 में चाइना ने उसको पंचशील अग्रीमेंट का वायलेशन की तरह देखा, एंड दिस परहैप्स इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक मिस्टेक बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। इट वाज कंसिडर्ड एज अ फेलियर ऑफ नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी। एक तो आपने शरण दी दलाई लामा को, देखिए हुआ क्या, जो क्रिटिक्स हैं नेहरू के, सबसे पहले तो नेहरू ने पंचशील अग्रीमेंट को साइन किया इंडिया और चाइना के बीच में, और पंचशील अग्रीमेंट में ये 5 प्रिंसिपल्स थे। उसके अलावा एक और बात थी इंडिया और चाइना के बीच में, जब पंचशील अग्रीमेंट साइन हुआ तो इंडिया ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया कि तिब्बत इज़ अ टेरिटरी ऑफ चाइना। तो इस बात को ध्यान से समझिए। पंचशील अग्रीमेंट चाइना और भारत के बीच में 1954 में, उन 5 प्रिंसिपल्स के अलावा उस पंचशील एग्रीमेंट में इंडिया ने ये भी एक्सेप्ट किया कि तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइना, चाइनाज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एक्सटेंड्स ओवर तिब्बत। और भारत ने शायद से ये एग्रीमेंट इसलिए साइन किया होगा और तिब्बत के ऊपर चाइना की ऑटोनॉमी इसलिए रिकॉग्नाइज़ की होगी ताकि इंडिया वांटेड टू हैव गुड टाइज विद चाइना। लेकिन ये जो इंडिया ने आइडेंटिफाई किया चाइना का कंट्रोल ओवर तिब्बत, इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशंस ऑफ नेहरू, क्योंकि उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर इंडिया ने तिब्बत को एक ऑटोनोमस रीजन की तरह आइडेंटिफाई किया होता, उस पे चाइना का कंट्रोल को आइडेंटिफाई नहीं किया होता पंचशील एग्रीमेंट में, तो चाइना कभी भी डायरेक्ट बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर ही नहीं कर पाता। तिब्बत शुड हैव बीन रिटेन्ड एज अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इस कारण से चाइना और इंडिया के बीच में जो हॉस्टाइल रिलेशंस हैं वो कभी हो ही नहीं पाते, और इंडिया कभी भी इस तरह के डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में आता ही नहीं कि चाइनीज़ इनकर्सन हो रहा है या टेरिटोरियल सोवरेनिटी पर अटैक हो रहा है। क्यों? अगर हम बीच में तिब्बत को एक ऑटोनोमस बफर रीजन की तरह मेंटेन कर पाते तो। लेकिन नेहरू सैक्रिफाइस दिस तिब्बत and identified China's control over Tibet with hope of maintaining good ties with China in long run, जो हो भी नहीं पाया। जो हिंदी चीनी भाई भाई का जो स्लोगन दिया गया 1954 में पंचशील अग्रीमेंट के साइन होने के बाद, वो तो फेल हुआ ही 1962 वॉर में, वो आप समझते हैं। एंड दिस इज़ हाउ तिब्बत एज ए बफर स्टेट between India and China could have avoided a direct conflict, लेकिन नेहरू identified Tibet as a part of China, and this is how Nehru brought China on border of India and maintained, and this is how China and India had such a long border, and that ultimately culminated into 1962 war, where India had to face massive reverses against the China, and this is how after 1962 नेहरू की जो पंचशील पॉलिसी थी विद रेस्पेक्ट टू चाइना एंड ओवरऑल तिब्बत को लेकर के जो उनकी पॉलिसी थी उसको एक फेलियर की तरह देखा जाने लगा। वापस से मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि 1959 में दलाई लामा जो तिब्बतन लोगों के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर हैं, वो अपने कई सारे फॉलोअर्स के साथ इंडिया आ गए। भारत सरकार ने उनको अपने देश में शरण दी, लेकिन नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एज ए रिलीजियस लीडर। तो 1959 में वो आए अपने हमारे यहाँ, लेकिन 2 सितंबर 1960 यानी कि लगभग 1 साल बाद दीज तिब्बतन रेफ्यूजीज दे इलेक्टेड देयर फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ तिब्बतन पार्लियामेंट इन एग्जाइल in Bodh Gaya, and this is how they inaugurated Tibetan democratic system। तो सबसे पहले आप समझिए तो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इन एग्जाइल। गवर्नमेंट इन एग्जाइल वो सरकार होती है जिसका ऐसा मानना होता है कि वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, वही सही सरकार है, लेकिन समहाउ किसी दूसरे हॉस्टाइल पार्टी ने उनकी ज़मीन पे फॉर द टाइम बीइंग कब्जा कर लिया है, तो फ्यूचर में वो अपने कंट्रोल को रिगेन करेंगे। तो
दलाई लामा अपने फॉलोअर्स के साथ इंडिया आ गए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाया 1 साल बाद 2 सितंबर 1960 को। तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल का मतलब है कि हम ही हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट इस एरिया के, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वी हैव लॉस्ट दिस एरिया टू द चाइनीज़ गवर्नमेंट। इन लॉन्ग रन वी विल रिकवर दिस एरिया फ्रॉम चाइनीज़ गवर्नमेंट। दिस इज हाई तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल वॉज क्रिएटेड इन इंडिया ऑन 2 सितंबर 1960। तो एक सरकार बनाई गई इंडिया के अंदर, ठीक वैसे ही जैसे रंगून के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी ने सरकार बनाई थी गवर्नमेंट इन एग्जाइल या प्रोविजनल गवर्नमेंट। ये भारत की असली सरकार तो हम ही है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग वहाँ भारत के अंदर अंग्रेज़ों का शासन है। तो लॉन्ग रन में हम भारत के अंदर से अंग्रेज़ों को हटाएंगे और अपना शासन लेकर के आएंगे। तो दिस इज हाउ द गवर्नमेंट इन एग्जाइल वर्क्स। और तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल वॉज क्रिएटेड ऑन 2 सितंबर 1960, और तभी से इस दिन को तिब्बतन डेमोक्रेसी डे की तरह तिब्बत के जो रेफ्यूजीज़ हैं पूरे दुनिया भर में वो सेलिब्रेट करते हैं। दलाई लामा एस्टैब्लिश तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल। फाइनली 2 सितंबर 1960 को उन्होंने ओथ लिया। 1963 से तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल फंक्शन करने लगी। तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल जो है ये सरकार, ये जो इंडिया के अंदर तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल है, पूरे दुनिया भर में 1 लाख के आसपास जो तिब्बतन रिफ्यूजीज़ हैं उनकी ये खुद को सरकार मानती है। तो ये यहाँ पे चाइनीज़ पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी के हरासमेंट और एक्सप्लॉयटेशन के कारण कई सारे रिफ्यूजीज़ तो इंडिया में आए। उसके अलावा रिफ्यूजीज़, तिब्बतन रिफ्यूजीज़ दुनिया के अलग अलग कोनों में भी गए। तो लगभग 1 लाख तिब्बतन रिफ्यूजीज़ दुनिया के अलग अलग कोनों में हैं। और ये जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है इंडिया के अंदर, वो अपने आप को इन 1 लाख तिब्बतन रिफ्यूजीज़ की लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह आइडेंटिफाई करती है। तो गवर्नमेंट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, एक तो हो गई सरकार जैसे इंडियन स्टेट, और इंडियन स्टेट के अंदर जो काम करने वाली जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग कहते हैं भारतीय सरकार या इंडियन गवर्नमेंट। तो वैसे ही ये तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल, उसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है जो काम कर रही है उसका नाम है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, CTA। इन 1975 कसाक विच इज़ अपेक्स बॉडी ऑफ CTA डिक्लेयर 2 सितंबर एज फाउंडिंग डे ऑफ तिब्बतन डेमोक्रेसी। तो मैं एकदम सरल भाषा में बताऊं जितना आपको समझना है अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। हमने पंचशील अग्रीमेंट साइन किया चाइना के साथ 1954 में। उस अग्रीमेंट के साथ हमने ये भी मान लिया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। 1959 में चाइनीज़ आर्मी के हरासमेंट के कारण दलाई लामा भारत आए और भारत ने उनको शरण दी। चाइना को लगा कि भारत पंचशील अग्रीमेंट को वॉलेट करना चाह रहा है, और दैट अल्टीमेटली लेड टू इंडिया चाइना वॉर 1962 में। लेकिन अगर बात की जाए 1969 में दलाई लामा देश में आए हमारे, 1960 में उन्होंने तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई। 2 सितंबर को फिर तिब्बतन डेमोक्रेसी डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं तिब्बतन लोग। वो बात अलग है कि तिब्बत के कई सारे लोग दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हैं, लगभग 1 लाख रेफ्यूजीज़। और ये जो तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल है जिसका फंक्शनल यूनिट है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन, वो उसके अपने खुद के प्रेसिडेंट भी हैं, और ये हैं पेनपा सेरिंग जो उसके प्रेसिडेंट है। पहले CTA सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रेसिडेंट हुआ करते थे दलाई लामा। बाद में उन्होंने इस पोस्ट को खुद ही रेनंसिएट कर दिया, और बाद में पेनपा सेरिंग इज़ नाउ प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। अभी आपको तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल या सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शन कैसे करती है, कितने लोग हैं, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस जानना है कि भारत की क्या पॉलिसी है इस तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को लेकर के। तो आपको ये बात अच्छे से जाननी है कि इंडिया कंसिडर्स दलाई लामा एज ए रेवर्ड रिलीजियस लीडर। हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं एज एन ऑनर्ड गेस्ट, बट वी डू नॉट इनकरेज एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ तिब्बत इन इंडिया। वी डोंट रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन इंडिया एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मतलब पंचशील अग्रीमेंट को हम आज भी मानते हैं, और यानी कि हम आज भी मानते हैं कि तिब्बत इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। इनफैक्ट भारत ही नहीं, दुनिया का कोई भी देश ये सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन या तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट वैक्सीनेशन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। सीधा सीधा सवाल नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ डेटा जरूर मिलेंगे जिसका आप गवर्नेंस पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कभी भी हेल्थ सेक्टर में क्या अचीवमेंट्स हमने देखे हैं पिछले 70 सालों में आज़ादी के बाद से, वो आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। इस आर्टिकल में आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के बारे में। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में लाया गया, उसको फर्दर एक्सपैंड किया गया 1985 में, जिसका मेन गोल था कि जो
प्रेग्नेंट विमेन हैं या जो इन्फेंट्स हैं उनको अलग अलग बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीन्स दिया जाए। तो दैट वाज द मेन गोल ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, स्टार्टेड इन 1978, एक्सपेंडेड इन 1985। ये डेट याद रखना, APSC ने इस पर पहले सवाल पूछा हुआ है। इसके अंदर 12 वैक्सीन्स दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिजीजेज, और ये जो वैक्सीन्स दिए जाते हैं दे आर गिवन विद अ होप ऑफ मेकिंग इंडिया फ्री फ्रॉम दीज 12 डिजीजेज। तो टारगेट होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का हर साल 2.7 करोड़ न्यू बॉर्न्स को वैक्सीन दी जाए एंड 2.9 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन को इसके अंदर कवर किया जाए। इंडिया एशिया का पहला ऐसा देश बना 2016 में जिसने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर रोटा वायरस वैक्सीन को भी कवर किया। रोटा वायरस वैक्सीन किस चीज़ के लिए होता है ये भी जरा समझो। रोटा वायरस वैक्सीन इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रोटा वायरस इन्फेक्शन, और रोटा वायरस इन्फेक्शन से सीवियर तौर पे डायरिया होता है यंग चिल्ड्रन में, विच इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ डेथ ऑफ यंग चिल्ड्रन। अगर आप गाँव में चले जाओ, शहरों में आपको नहीं दिखता होगा, गाँव में डायरिया आज भी एक मेजर सोर्स है यंग इन्फेंट्स के डेथ का। और यंग इन्फेंट्स की डेथ जो डायरिया कारण होती है उसके पीछे मुख्य कारण होता है रोटा वायरस। और रोटा वायरस इन्फेक्शन से बचाने के लिए फिर रोटा वायरस वैक्सीन लाया गया 2016 में, जिसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर ऐड किया गया, और इंडिया एशिया का पहला ऐसा देश बना जिसने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर रोटा वायरस वैक्सीन को ऐड किया। रोटा वायरस वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा किस पर्पज़ के लिए है ये जो 12 वैक्सीन्स हैं, अलग अलग तरह के वैक्सीन जो 12 अलग अलग तरीके की बीमारियों से बचाते हैं वो ये हैं: डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रूबेला और ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेंजेनाइटिस, न्यूमोनिया, रोटावायरस, न्यूमोकल न्यूमोनिया एंड जैपनीज इंसेप्टेलाइटिस। सब याद मत कीजिएगा लाइन बाय लाइन, पीटी से पहले इसको एक बार अच्छे से देख करके जाइएगा, इसमें रोटा वायरस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब कुछ डेटा देखते हैं इंडिया की वैक्सीनेशन में सक्सेस स्टोरी को समझने के लिए कि हमने वैक्सीनेशन के फील्ड में कितना बढ़िया काम किया है। इंडिया बिकेम स्मॉल पॉक्स फ्री 1977 में ही। It declared itself polio free in 2014, all because of our successful vaccination program. In fact, the proportion of children who are fully vaccinated has reached up to 76%, which is quite high. Measles vaccination rates have increased from 59 to 88%. और अगर ये तो बात होगी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर जो हमारे इनिशिएटिव्स या सक्सेस की बात की जाए, कोविड पैंडेमिक के टाइम में इंडिया ने दिखा दिया कि वाई वी आर नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ज़्यादा वैक्सीन्स हमारे देश में बनी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आई होप यू ऑल मस्ट बी नोइंग, APSC ने PT में सवाल भी पूछा था इस पर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे के अंदर है, इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। और हमने इतने वैक्सीन्स बनाए सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, आसपास के कई सारे देशों को और दुनिया के कई सारे गरीब देशों को हमने वैक्सीन दिया, विच बिकेम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, जिसको हम लोग वैक्सीन मैत्री पॉलिसी भी कहते हैं। सो क्या कारण है इंडिया के सक्सेस के पीछे? तो कम से कम वैक्सीन के क्षेत्र में वी हैव फोकस्ड ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वी हैव इम्प्रूव्ड आवर इंफ्रास्ट्रक्चर। वैक्सीन के फील्ड में, हर फील्ड में देखिए रिसर्च डेवलपमेंट पे काम नहीं हुआ है, लेकिन एटलीस्ट फार्मेसी में इंडियन सेक्टर हैज़ और इंडियन फार्मेसी सेक्टर हैज़ डन क्वाइट वेल। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी मैं बता रहा था काफ़ी ज़्यादा हमने इंक्रीज़ कर लिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर। उसके अलावा सोशल और बिहेवियरल चेंजेस ने भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जैसे आपने देखा होगा 2 बूंद ज़िंदगी के, अमिताभ बच्चन का ये ऐड अब ये इतना पॉपुलर हो गया 2 बूंद ज़िंदगी के, कि पोलियो वैक्सीन को या अब ये उसको एक इम्पेटस मिला, जोरदार सपोर्ट मिला। तो ये सब इसलिए हो पाया बिकॉज ऑफ सोशल एंड बिहेवियरल कम्युनिकेशन कैंपेन। जो हमारे लीडर्स हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने जो मैसेज दिया है अलग अलग जगहों से, वैक्सीन को जिस तरीके से प्रमोट किया है, उस कारण से वैक्सीन को लेकर के जो रूरल एरियाज़ में लोगों के मन में अलग अलग ख्याल थे वो बदले और लोगों ने वैक्सीन को एक्सेप्ट करना शुरू किया। और एक्सेप्ट करना शुरू किया तो इम्यूनाइजेशन बढ़ा, और इम्यूनाइजेशन बढ़ा तो हमारे देश में इन वैक्सीन्स के ना होने के कारण जो डिजीज़ बर्डन था वो भी घटा। पहले कितने सारे पोलियो से ग्रसित आपको बच्चे दिखाई देते थे, अब कम हो रहे हैं फॉर्चुनेटली। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। इस टॉपिक के बेसिस पे ये 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रखे हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडक्शन ऑफ INS विक्रांत इन इंडियन नेवी, and this topic is important from our syllabus science and tech, especially from defense segment.
तो इस आर्टिकल को देखने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स एक्चुअली एक बहुत बड़ा नेवल शिप होता है, नेवी का शिप होता है। एयरक्राफ्ट नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, नेवी का शिप होता है ये, जो एयरक्राफ्ट्स को ऐसे कैरी कर सकता है। और ये एयरक्राफ्ट्स टेक ऑफ भी कर सकते हैं इन एयरक्राफ्ट कैरियर से और यहाँ पे लैंड भी कर सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ी बात होती है कि इट इंक्रीजेज द फंक्शनल स्कोप फॉर इंडियन एयरफोर्स। अब आपको पाकिस्तान पे अटैक करना है तो एयरफोर्स को अपने धरती से सीधा सीधा नहीं भेजना है, आपके एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो पाकिस्तान के कोस्ट तक जाएंगे और फिर वहाँ से आपके एयरफोर्स इस तरह के एयरक्राफ्ट को ले करके और टेक ऑफ करेंगे और पाकिस्तान में बम्बार्डिंग करके वापस से आपके एयरक्राफ्ट कैरियर पे आकर के लैंड हो जाएंगे। तो इंडिया के पास तो एक वक्त 3 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, फिर उसमें से 2 डीकमीशन हो गए। अभी तक भारत के पास एक ही फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर था, दैट उसका नाम है INS विक्रमादित्य। दैट टू ओरिजिनली वाज फ्रॉम रसिया, जिसको हम लेकर के आए थे रसिया से। दूसरी जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है, हमने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर लिया अपने देश में। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, हमारे देश के अंदर बनाया गया है और इसका नाम है INS विक्रांत। तो 2 बातें आपको देखनी है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इम्पोर्टेंस, कैसे वो इंडियन एयरफोर्स के फंक्शनल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर देता है। दूसरा ये बात आपने जानी कि हमारे पास एक ही फंक्शनल एयरक्राफ्ट कैरियर था अभी तक, INS विक्रमादित्य। पहले तो टोटल 3 थे, 2 डीकमीशन हो गए। अब इंडिया ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ऐड कर लिया अपने आर्सेनल में और ये एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत। और इसकी खास बात यह है कि इट इज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड, हमारे देश के अंदर बना है। इनफैक्ट इट इज़ इंडियाज़ बिगेस्ट एवर मिलिट्री प्रोजेक्ट। और न्यूज़ ये है कि 2 तारीख को, कल के दिन, INS विक्रांत को इंडियन नेवी में पूरी तरह से इंडक्ट कर लिया गया है एंड इट हैज़ बिन इंक्लूडेड विथ वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी। ये INS विक्रांत के कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, एक बार आप इनको देख सकते हैं। INS विक्रांत का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ओवरऑल सिग्निफिकेंस है INS विक्रांत का, वो भी ज़रा देखते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते ही एक, आप समझिए, इंडियन जो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। इट हैज़, INS विक्रांत का जो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, इट हैज़ स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस फॉर इंडियन नेवी। नाउ इंडियन नेवी कैन बिकम ब्लू वाटर नेवी फ्रॉम ब्राउन वाटर नेवी। तो क्या है ये टेक्निकल टर्म्स का मतलब समझिए। ब्राउन वाटर नेवी वो नेवी होती है जो मिलिट्री मनूवरिंग कर सकती है ओनली इन इट्स लिटोरल जोन, मतलब अपने कोस्ट के आसपास में वो एक्टिविटीज़ कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है तो ब्राउन वाटर नेवी होगी अगर किसी देश की, यानी कि वो बहुत ज़्यादा कैपेबल नहीं है तो वो अपने कोस्ट के आसपास ही मिलिट्री एक्टिविटीज़ कर पाएगी। जबकि ब्लू वाटर नेवी कैसा है, वो हाई सी एरिया में भी मिलिट्री एक्टिविटीज़ या मनूवरिंग कर सकती है। तो INS विक्रांत के बाद से हम मान सकते हैं कि इंडियन नेवी की मैनूवरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है एंड दैट विल गिव इंडिया स्ट्रैटेजिक एज एंड दिस इज हाउ इंडियन नेवी विल बिकम अ ब्लू वाटर नेवी फ्रॉम अ ब्राउन वाटर नेवी। ओवरऑल ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर हमने बनाया है, इट विल हेल्प इन पावर प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया। With this aircraft, indigenously developed aircraft, India has joined a league of 6 countries across the world who have the capacity of developing their own indigenous aircraft carrier. उसके अलावा INS विक्रांत को का मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडक्शन विथ इंडियन नेवी इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, क्योंकि ये जो INS विक्रांत है इसका 76% कंटेंट इंडिजीनस है, हमारे देश में बना है एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ बेस्ट रिप्रेजेंटेशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट परख initiative and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from education segment. तो the Parak should have an image here. Just let me check it. Yes. तो न्यूज़ ये है, छोटा सा न्यूज़ है लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक बात तो पता है कि अलग अलग बोर्ड एग्ज़ाम्स के, जैसे 10th बोर्ड एग्ज़ाम होता है असम बोर्ड का या CBSE का, दोनों में क्वेश्चन पूछने का तरीक़ों में या मार्किंग पैटर्न में काफ़ी ज़्यादा अंतर है।
इस कारण से कोई कंपैरिजन नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स के मार्क्स में। असम बोर्ड में 70% लाना ही कठिन है, जबकि CBSE में 95% भी लोगों के आराम से आ जाते हैं। तो अब जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं स्कूल लेवल पे, उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सरकार लेकर के आ रही है एक अलग से रेगुलेटर, जिसका नाम होगा परख। और ये परख का फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये जो परख होगा इट विल बी ए यूनिट अंडर NCERT। ये जो परख इनिशिएटिव है, इसकी जिक्र न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी किया गया था कि एक ऐसी रेगुलेटर को लाया जाए जो एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स के बीच में एक यूनिफॉर्मिटी लेकर के आए, और अब उसको ला दिया गया है। ऐसा इनिशिएटिव हाल फिलहाल में लिया गया है परख नाम से। ये जो परख इनिशिएटिव है, इट इज़ ऑल्सो इन लाइन विथ वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्टार्स प्रोजेक्ट। स्टार प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक ने स्पॉन्सर किया था भारत के अंदर विथ हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। उसका भी गोल यही था कि हमारे देश के अंदर जो एग्ज़ाम्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, उसके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाए। तो मुद्दा यह है, स्टार प्रोजेक्ट जो वर्ल्ड बैंक ने डेवलप किया, उसी बात को न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी कहा गया कि अलग अलग बोर्ड एग्जाम्स के बीच में यूनिफॉर्मिटी लाई जाए, और उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए भारत सरकार लेकर के आ गई है एक रेगुलेटर जिसका नाम है परख। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडियन नेवीज न्यू इनसाइन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सिलेबस। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, मेंस में इसके आने के चांसेस कम हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि पुराना जो नेवी का फ्लैग है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि उसमें कॉलोनियल सिंबल्स थे, सेंट जॉर्ज क्रॉस था। अब उसको हटा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने नया नेवी इनसाइन या फ्लैग को अनवील कर दिया है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। भारत का तिरंगा है एक कोने पे, फिर एक इस तरीके का ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है, फिर अंदर ब्लू कलर का शेप है, ये ऑक्टागोनल सील्ड है, फिर अंदर गोल्डन कलर के ये सील्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो गोल्डन कलर के सील्ड स्ट्रक्चर हैं, दे हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम सील ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो याद रखिएगा पीटी पर्सपेक्टिव से, ये जो सील है इट इज़ एक्चुअली गोल्डन सील, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑक्टागोनल है, 8 साइड्स हैं इसके, और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है साम नो वरुणा, मतलब ओ लॉर्ड वरुणा बी ऑस्पिशियस टू अस। तो हम पे अपनी रहम कृपा बनाए रखें वरुण देव, ऐसी कुछ बात लिखी है यहाँ पे। ये सब कुछ चीज़ें आप पीटी पर्सपेक्टिव से याद रखिएगा। पुराना जो नेवल फ्लैग था या इंसाइन था उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस था। दैट मीन्स इट वॉज ए रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज़ कॉलोनियल पास्ट, इस कारण से उसको हटा दिया गया। और प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड it is the burden of slavery and symbol of country's colonial past that has been done away, and with this India's rich maritime heritage। तो भारत का मैरीटाइम हेरिटेज भी रिच रहा है। हमें क्यों सीखना है ब्रिटिशर से, हमें क्यों उनसे इंस्पिरेशन लेना है, क्यों उनके रिप्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करना है। छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जो नेवल फ्लीट थी वो काफ़ी स्ट्रांग थी, तो हम उससे इंस्पिरेशन क्यों नहीं ले सकते कि हमें सेंट जॉर्ज क्रॉस को रखना है। एंड दिस वाज द आइडिया। और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नेवी स्ट्रेंथ थी उससे इंस्पिरेशन लेते हुए हमने एक नया नेवल फ्लैग को अनवील कर दिया है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट, इट इज़ रिलेटेड टू मिखाइल गॉर्बेचॉव। एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में डीमा हसाओ नहीं है फ्रॉम असम। एंड शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए द प्रोसेस इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।